गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बैलेंसिंग यानी संयोजकता। एक्चुअली संयोजकता होती क्या है, देखिए संयोजकता को समझने से पहले हमको कुछ कंसेप्ट है उनको समझना होगा। यानी कि एक्टिव गैस और इनएक्टिव गैस, यानी कि अक्रिय गैस, अक्रिय यानी कि जो क्रिया नहीं करती, ठीक है, उनको थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद बैलेंसिंग भी निकालना सीखेंगे। बैलेंसिंग के बाद उसके बाद देखेंगे कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, है ना। चलिए पहले देख लेते हैं बैलेंसिंग, है ना। तो पहले देखते हैं अक्रिय गैस, यानी कि अक्रिय गैस वह होती है जो क्रिया नहीं करती, नाम से मालूम पड़ रहा है, ठीक है। इनएक्टिव गैस, ठीक है, इनएक्टिव गैस वह गैस है जो क्रिया नहीं करती, ठीक है। देखो इसमें बैलेंसिंग निकालने से पहले एक कंसेप्ट दिया गया था कि जिन कक्षाओं में, यानी कि जिन परमाणु की अंतिम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या कहलाते, वो कैसे होते हैं, और वो एक स्टेबल स्टेट में होते हैं। यानी कि अंतिम कक्षा में यदि 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो एक स्टेबल यानी कि एक स्थिर अवस्था में होते हैं। क्या स्थिर अवस्था में, ठीक है। और जिनमें 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिनकी अंतिम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वो इलेक्ट्रॉन्स देकर या लेकर अपनी जो लास्ट सेल है ना, अंतिम कक्षा है, उसको पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। यानी जिसमें उसमें 8 या 2 इलेक्ट्रॉन्स लाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो स्टेबल स्टेट में हो जाए, कैसे स्थिर अवस्था में हो जाए। अभी इसको देखेंगे, है ना। और जिनमें अंतिम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको किसी प्रकार की क्रिया करने की जरूरत नहीं होती, जिसके कारण इनको क्या कहते हैं, इनएक्टिव या अक्रिय गैस कहते हैं, ठीक है। और जबकि जिनकी अंतिम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वो इलेक्ट्रॉन्स देकर या लेकर अपनी कक्षा को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं, यानी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, अतः वह क्रियाशील गैस है, ठीक है। देखिए क्रियाशील एलिमेंट, है ना, जैसे हीलियम देखा आपने, नियॉन देखा, आर्गन देखा, क्रिप्टॉन देखा, जीनॉन देखा और रेडॉन, ठीक है बेटा। अब हीलियम के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, अंतिम पहली कक्षा ही उसकी अंतिम कक्षा है। नियॉन के अंतिम परमाणु क्रमांक 10, तो 2 और 8, ठीक है। अंतिम कक्षा में कितने हो गए, 8 हो गए। आर्गन में एटॉमिक कितना होता है, 18, तो 2 8 8। क्रिप्टॉन का 36, 2 8 18 8, ठीक है। 2 और 10, 10 और 18 28 और 36, ठीक है। जीनॉन 36 और 18 54, यानी कि 54 होता है इसका। 2 8 18 18 8, तो 2 10 2 8 10, 10 और 18 28 28 और 18 46 8 54, ठीक है। रेडॉन का देखिए 54 में 32 जोड़ी 96, इसका एटॉमिक नंबर 96 होता है, ठीक है। अब 96 को कैसे लिखेंगे हम, ऐसे लिख लो, 2 8, पहली कक्षा में वही 2, द्वितीय में मैक्सिमम 8, तीसरी में 18, चौथी में 32, फिर आपका नेक्स्ट सेल बने 18 और 8, देखो जोड़ो, 10 और 18 28 28 और 28 और 32, 28 और 32 हो गए आपके 2 30 60 60 और 18 78 8 1 मिनट, एक मिनट, 2 10 10 18 28 28 और 18 46 54 में 32 जोड़िए, 86 सॉरी 86 होता है इसका, है ना। तो ये हो गया 86, है ना। 2 10 10 18 28 28 और 32 60 60 और 68 68 18 70 70
86, ठीक है, तो 86, ठीक है। अब देखिए इनमें देखिए अंतिम कक्षा में क्या है, 2 या 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 या 8, यानी कि अर्थात ये कैसी स्टेट में, एक स्टेबल स्टेट में है ना, एक स्थिर अवस्था में। अर्थात इनको अपनी जो लास्ट सेल है उसको पूर्ण करने के लिए किसी प्रकार की क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात यह कैसी है, इनएक्टिव यानी अक्रिय या निष्क्रिय है ना, या निष्क्रिय गैस है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए अब टॉपिक शुरू होता है बैलेंसिंग का, है ना। अब मैंने एक बात बताई आपको कि कोई भी एलिमेंट से, है ना, एलिमेंट से उसका एटम है तो इलेक्ट्रॉन्स देकर या लेकर अपनी कक्षाओं को पूर्ण करने की कोशिश करता है। कैसे करता है, पूर्ण करने की। अब जैसे मैंने देखा H है, ठीक है, H है, ठीक है, हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं हम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। तो 17 को क्या लिख सकते हैं, 2, 8, 7, ठीक है, 2, 8, 7, ठीक है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना होता है, 16, तो 2, 8, 6। अब देखिए मुझे, यानी कि इसकी अंतिम कक्षा में पहले देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंतिम पहला है एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, ठीक है, ठीक है। तो इसकी अपेक्षा मैं अभी इसको Na को सोडियम को लेता हूँ बेटा, है ना, सोडियम लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ Na, ठीक है। Na है, Na का 11 होता है, 2, 8, 1, ठीक है। अब ये देखिए मुझे, अब इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, अंतिम कक्षा में 1 है लेकिन 2 चाहिए। किसको चाहिए, 2 या 8, है ना। तो क्या करेगा, जे 1 इलेक्ट्रॉन्स अपना किसी को दे देगा। किसको दे देगा, किसी को दे दिया। तो 1 इलेक्ट्रॉन्स जब दे दिया तो इसका चार्ज जो हो गया Na+, ठीक है, समझना। इसी प्रकार क्लोरीन है, क्लोरीन के अंतिम कक्षा में कितने हैं, 7 हैं। अब जैसे आप मार्केट जाते हो, मार्केट में आपने 10 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, है ना, 10 रुपये की चीज़ खरीदी आपने और आपके पास 9 रुपये हैं, 9 रुपये हैं, तो 1 रुपया तो वो उधार कर लेगा। यदि आपके पास 1 रुपया है, क्या वो 9 रुपये उधार करेगा, नहीं करेगा। इसी प्रकार से इसको अंतिम कक्षा को पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, 1 चाहिए। कितने चाहिए, 1। तो इसकी बैलेंसिंग यानी 1 नेगेटिव 1 चाहिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो जो इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको फिर बैलेंसिंग के रूप में यहाँ पे लिखा 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी प्रकार से ये 6, इसमें 2 चाहिए तो इसमें ऑक्सीजन के रूप में -2। तो इसको क्या कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन 2 तरीके से हो सकती है। या तो हम कह सकते हैं किसी भी एलिमेंट की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को उसकी बैलेंसिंग कहते हैं। यानी किसी भी एलिमेंट, किसी तत्व की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को उसकी संयोजकता कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो सही है, आपका +1 बना, ठीक है, लेकिन अंतिम कक्षा में यहाँ कितनी है, 7 है ना। तो इसको फिर मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, Cl प्लस की 7। और ऑक्सीजन को क्या लिखूंगा मैं, अंतिम कक्षा में कितने हैं, +6, ठीक है, +6 लिखा जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही कंसेप्ट में क्या होगा, यहाँ +6 लिखना पड़ेगा, यहाँ 7 लिखना पड़ेगा। तो यदि हम पॉजिटिव के रूप में देखेंगे तो ये गलत नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट अपना बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है वही उसकी बैलेंसिंग कहलाती है। लेकिन यहीं पर दूसरी डेफिनेशन ये भी होती है, किसी भी एलिमेंट को यानी किसी तत्व को अपनी अंतिम कक्षा को पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती या त्याग करता वह उसकी बैलेंसिंग कहलाती है। ये भी आपकी डेफिनेशन है। अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने उसने लिए थे पूर्ण करने के लिए, 1 लिया था, तो 1 उसकी बैलेंसिंग कहलाई, ठीक है। इसी वजह से इसने यहाँ कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए। कितने लिए, 2। तो वहाँ बैलेंसिंग आपकी कितनी कहलाई, -2। समझ में आ गया, दोनों कंसेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए आप, ठीक है। अब
यानी कि यहाँ समझ में आ गया ना आपको। देखिए इस वक्त मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो केवल एक कंपटीशन जनरल साइंस के रूप में पढ़ा रहा हूँ, ना कि केमिस्ट्री जो कि आपके जो कि फर्स्ट ईयर इंटर में सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि उसमें थोड़ा डीपली है। इसमें और भी मैं जो कंसेप्ट पूरा करा के चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, लेकिन जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के हैं वो भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी बिल्कुल कंसेप्चुअल है, बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद टॉपिक आता है बॉन्ड, जिसको बोलते हैं बंध, है ना। रासायनिक बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड होता है ना बेटा, केमिकल बॉन्ड, यानी कि किसी भी तत्व में बना केमिकल बॉन्ड वह रासायनिक बॉन्ड होता है जो उसमें उपस्थित परमाणुओं को आपस में बांधे रखता है। कैसे बांधे रखता है, ठीक है। अब बांधे रखता है, ठीक है। अब इसमें भी नंबर ऑफ टाइप्स की बॉन्ड बनती है, ठीक है। पहला देखते हैं, पहला है वैद्युत संयोजक बंध, ठीक है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड, ठीक है। दूसरा होता है आपका सहसंयोजक बंध, है ना। अब सहसंयोजक बॉन्ड में क्या होता है बेटा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तीसरा बॉन्ड होता है आपका उपसहसंयोजक, संयोजक बॉन्ड, ठीक है। यानी कि कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखिए, पहले हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यानी कि वो वैद्युत संयोजक बॉन्ड के ऊपर आते हैं हम, ठीक है। पहला वैद्युत संयोजक बॉन्ड, वैद्युत संयोजक, जब दो परमाणुओं के मध्य में इलेक्ट्रॉन्स की क्या होता है, आदान प्रदान, स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, तो उनके मध्य में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड या उपसह संयोजक, वो सॉरी आयनिक या वैद्युत संयोजक, ठीक है। यानी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि दोनों एटम्स के मध्य में ट्रांसफर्स होंगे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्थानांतरण, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। जब दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण होता है तो उनके मध्य जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट या वैद्युत संयोजक बॉन्ड होता है, ठीक है। अब देखिए Na है, Na की अंतिम कक्षा में कितने होते हैं, 1 होता है, क्या होता है, 1। और Cl पे कितना होता है, जैसे 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। और Na की 1, ठीक है, क्या हुआ, 1। तो देखिए Na इधर भेज दिया इसने, तो एक इलेक्ट्रॉन्स इसका यहाँ चला गया, क्या चला गया, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गया, तो Na पॉजिटिव और Cl ने ग्रहण किया तो Cl नेगेटिव हो गया, क्या हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, ठीक है।
समझ में आ गया? बताओ। इसी प्रकार से MgCl2, ठीक है बेटा, इसी प्रकार से MgCl2 लूँ तो Mg और Cl और Cl, ठीक है। तो यहाँ पे वही 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 और इसके कितने हैं? इसका मैग्नीशियम का 12 होता है, अंत में कितने हो गए? 2 हो गए। तो मैग्नीशियम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किस पे जा रहे हैं? क्लोरीन पे जा रहे हैं, ठीक है। तो Mg पे क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। Mg ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दिए और क्लोरीन ने ग्रहण कर लिए, तो माइनस के 2 हो गए, ठीक है। समझ में आ गया? बताइए, समझ में आ गया बेटा? अब देखिए, अब इसी से इसकी कैरेक्टरिस्टिक बनती है। कैसे बनती? कैरेक्टरिस्टिक। आपने देखा पहला पॉइंट यही, जैसे NaCl है, MgCl2 है, ठीक है बेटा, यह MgO है। यह एक प्रबल धन और प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व के मध्य बनता है। यह एक प्रबल धन व ऋण आवेशित प्रबल धन व ऋण, याद लिख सकते हैं, ऋण ऋणात्मक तत्व के मध्य बनता है ना, मध्य बनता है। ठीक है, Na पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव, Mg पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव, यानी Mg पे पॉजिटिव और O पे नेगेटिव, ठीक है। यानी एक प्रबल धन आवेशित और प्रबल ऋण आवेशित तत्व से मिलकर बनता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जब एक प्रबल धन और प्रबल ऋण आवेशित तत्व से मिलकर कोई बॉन्ड बनता है तो इनके मध्य में विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। लिखते जाइए बेटा आप। जब किसी भी बॉन्ड में एक प्रबल धन और ऋण आवेशित एलिमेंट मिलकर कार्य करता है तो जो बॉन्ड बनता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, तो उनके मध्य में विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। क्या करता है? विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, जब इनके मध्य में विद्युत आकर्षण बल कार्य करेगा, ठीक है, तो इनको तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी? अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिस कारण इनके गलनांक व क्वथनांक सर्वाधिक होते हैं, यानी तीनों बॉन्ड की अपेक्षा अधिक होते हैं, ठीक है। अब याद रखिए, सर्वाधिक होते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तीनों दे दिए जाएंगे बॉन्ड, पूछा जाएगा कि किसके गलनांक व क्वथनांक अधिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब ये पॉजिटिव नेगेटिव एलिमेंट के द्वारा बनते हैं तो एक बात ध्यान रखिए, ये कठोर होते हैं। कैसे होते हैं? कठोर। यह है कठोर व क्षणभंगुर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट,
जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मिलकर बनते हैं तो सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। तो इनके जो आयंस होते हैं मूवमेंट्स नहीं करते, यानी गति नहीं करते। अर्थात यह कैसे होते हैं? वैद्युत के कुचालक होते हैं। यह वैद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट जरूर लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, इनके आयंस गति नहीं करते, जिस कारण यह वैद्युत के कुचालक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में जोड़िए। यह ध्रुवीय विलायक अध्रुवीय विलायकों में विलय हैं, नेक्स्ट पॉइंट जोड़िए इसमें। जब इसको किसी विलयन में प्रवाहित किया जाता है, विलयन में डुबोया जाता है, तो यह पॉजिटिव और नेगेटिव कण में पॉजिटिव और नेगेटिव आवेशित कण में टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है, जिसके कारण यह जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा तो इसमें विद्युत धारा फ्लो हो जाती है, तब ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, समझ आ गया? यह धन आवेशित जल में घोलने पर धन और ऋण आवेशित में टूट जाते हैं, जिस कारण उस अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाओ कोवेलेंट यानी कि सहसंयोजक बॉन्ड। सहसंयोजक, ठीक है बेटा, बंद। अब जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन पेयर की यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उनके मध्य में जो बॉन्ड बनता है वो क्या कहलाता है? कोवेलेंट या सहसंयोजक बंध। यानी जब दो परमाणु के मध्य में इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है तो उनके मध्य में जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बेटा? इलेक्ट्रोवैलेंट। ठीक है, अब देखिए जैसे H2 है, ठीक है बेटा, H2 को हम ऐसे करें, हम H पे पॉजिटिव और H पे पॉजिटिव। अब दोनों के मध्य में इलेक्ट्रॉन पेयर्स की साझेदारी हो रही है, तो देखिए दोनों ने अपनी साझेदारी की और क्या बना लिया? बोलो, ये इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी दोनों ने अपनी दो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लिए। ठीक है, क्या कर लिए? दो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लिए, अर्थात इलेक्ट्रॉन्स पेयर की साझेदारी हो रही है बराबर की। ठीक है, अब देखिए HCl है, HCl में एक होता है H में, और Cl में क्या होता है बेटा? 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको भी 8 करने हैं पूरे और इसको 2 करने हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन्स मैं ऐसे लिख देता हूं जो दोनों में हो जाए एक इलेक्ट्रॉन ये है, तो 6 7 8 पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। अब इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर की दोनों के द्वारा साझेदारी हो रही है। क्या हो रही है? साझेदारी। ठीक है, अब इसकी समझ में आ गया ना, इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी होती है। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखिए, पहली कैरेक्टरिस्टिक, यह एलिमेंट सहसंयोजक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। किससे? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, अब जब यानी कि इनके मध्य में वैद्युत आवेशित ऋण आवेशित एलिमेंट तो है नहीं, तो इनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, अर्थात इनके गलनांक और क्वथनांक भी निम्न होते हैं। कैसे होते हैं? निम्न, यानी कि किससे? वैद्युत संयोजक बॉन्ड की अपेक्षा कम होते हैं। ठीक है,
सहसंयोजक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होने के कारण यह विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि इसमें भी करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें नेक्स्ट, अब ले लो उपसहसंयोजक बॉन्ड। स्टूडेंट इसमें ही कंफ्यूज होता है ना बेटा, बंद समझ लो। अब यह भी एक प्रकार का क्या होता है, संयोजक बॉन्ड होता है। क्या होता है, एक तरह से ये भी संयोजक बॉन्ड होता है ना, लेकिन संयोजक बॉन्ड होता है, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है बेटा, जो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर की दोनों परमाणु के मध्य साझेदारी हो रही थी, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी एक तरफा होती है, यानी एक किसी दोनों परमाणु में से एक परमाणु के द्वारा या तो लिया जाएगा या एक के द्वारा दिया जाएगा, दोनों के मध्य में बराबर शेयरिंग नहीं होगी। याद रखिए, यह भी एक तरह से सहसंयोजक बॉन्ड या कह सकते हैं संयोजक बॉन्ड होता है, लेकिन इसमें अंतर यह होता है कि जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है कि वह केवल एक तरफा होती है, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स दिया जाता है, जबकि दूसरे के द्वारा लिया जाता है, यानी एक दाता होता है और एक ग्रहण करने वाला होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे दे NH3 एग्जाम्पल देखो बेटा, NH3 अमोनिया है। ठीक है, नाइट्रोजन के कितने होते हैं बेटा, 7 होते हैं, एटॉमिक नंबर 7 होते हैं, तो 2 और 5। हाइड्रोजन के तो आप जानते ही हो, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ NH3 है ना, तो NH हाइड्रोजन को मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, और इसको मैंने ऐसे लिखा 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 हो गए। अब देखिए हाइड्रोजन ने तो इसका एक एटम ले लिया ना, इधर देखो हाइड्रोजन ने इसका एक एटम ले लिया, इधर देखो हाइड्रोजन ने इसका एक एटम ले लिया। हाइड्रोजन ने तो अपनी कक्षा पूर्ण कर ली, 2 चाहिए तो उसे 2 हो गए। ठीक है, अब इसके पास 2 बचे ना, अपने 2 निर्जन एटम इलेक्ट्रॉन्स है ना, यानी कि 2 इसकी अपनी कक्षा पूर्ण हो गई, इसके अपने बचे। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही थी एक तरफा हो रही थी, किससे, एक तरफा, क्योंकि भाई इसके इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले गए, तो इसने तो लिए नहीं कुछ भी, इसने इसी प्रकार से इसमें चले गए, इसी प्रकार से इसमें चले गए, इसने तो कुछ नहीं लिया ना आपने, बताइए, इलेक्ट्रॉन इसने लिए, जबकि इसके पास 2 अपनी कक्षा पूर्ण करने के लिए 2 इसके पास बचे रह गए। ठीक है, तो अर्थात यह एक तरफा साझेदारी होती है। क्या होती है, एक तरफा। ठीक है, अब देखिए, यदि मैं NH3 प्लस BF3 दोनों की मैं कराता हूं, तो दोनों के मध्य में भी उपसहसंयोजक बॉन्ड बनता है। कैसे बनेगा बेटा, इसको साफ कर दूं मैं। ठीक है, इसको तो मैं, चलिए इसको तो ऐसे ही बना देते, यहीं पे जोड़ देता हूं, BF3 है ना, बोरोन का 3 होता है, बोरोन का 3 होता है तो 2 और 1, फ्लोरीन का 9 होता है तो 2 और 7। ठीक है बेटा, तो BF3, तो B 1 मान लिया, या ऐसे मान, इसको मान लो बड़ा बना लो, BF 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके बचे हुए, NH3 और BF3 की बात कर रहा हूँ दोनों, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके बचे हुए थे पहले से नाइट्रोजन के। तो देखिए अब सपोज ये कितने, 1 2 3 4 3 7, यदि मैं इसको यहाँ मिला दूँ, ये अपने 8 हो गए। ठीक है, और
ये 7 है। अच्छा देखो 1 2 3 4 तो 6 1 7, ये 7 है, इसका तो एक इस पर चला गया है, ये 7 और 1, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ बेटा, है ना, इसके वाले को ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। और ये अपने 8 हो गए, ठीक है। अब इस पे कितने बचे? 6 ही बचेंगे। इस पे कितने बचेंगे बेटा? 6। 1 2 3 4 5 6। अब यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ने दे दिए अपने, ठीक है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए ना अपने, तो क्या बना? इसने ग्रहण किए 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके, ठीक है, 8 इसके हो गए, और ये भी अपनी स्टेबल स्टेट में हो गया। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी होती है एक तरफा होती है इसमें, और एक तरफा साझेदारी से जो बनता है आपका बॉन्ड, वो एक उपसह संयोजक बॉन्ड बनता है, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें क्वेश्चन एक तो अक्रिय गैस के बारे में पूछा जाता है कि कौन कौन सी गैस एक स्टेबल स्टेट में है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेबल स्टेट में रहने के लिए अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है निम्नलिखित बॉन्ड में से किसमें सर्वाधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, किसके गलनांक व क्वथनांक सबसे ज़्यादा होते हैं, कौन विद्युत के सुचालक है, ठीक है। ये आपका बैलेंसी वाला चैप्टर्स ख़त्म हो गया। इसके बाद चैप्टर स्टार्ट करूँगा मैं, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा सॉल्ट, नहीं अम्ल एवं क्षार, ठीक है। अम्ल एवं क्षार से भी एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। चलिए, जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।